ग्रेच्युटी की गणना कैसे करेंगे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के बाद जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है, मतलब जो मिस्टर एक्स है वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और वह कंपनी में 33 वर्ष 9 माह कार्य किया है। उसके बाद वो ग्रेच्युटी भुगतान के अंतर्गत आते हैं बोल रहे हैं, और 30 नवंबर 2019 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। मतलब जो मिस्टर एक्स हैं वो कंपनी से रिटायर हो गया है। कब? 30 नवंबर 2019 को रिटायर हो गया है। अब कंपनी ने उसे 9 लाख रुपए ग्रेच्युटी की भुगतान किया है। मतलब वो जो अवकाश ग्रहण किया है करने के बाद उसका जो क्षतिपूर्ति की राशि है, ग्रेच्युटी की राशि, वो 9 लाख रुपए दिया कंपनी ने उसे। तब उसका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय, मतलब जो रिटायर हुआ, जब रिटायर हुआ वो, तब उसका मासिक वेतन था 30,000 रुपये प्रति माह और महंगाई भत्ता था 9,000 रुपये तथा मकान किराया भत्ता उसे 4500 रुपये मिल रहा था। मतलब जो मिस्टर एक्स था वो 33 वर्ष 9 माह नौकरी किया, उसके बाद वह रिटायर हुआ है। 30 नवंबर 2019 को रिटायर हुआ है और उसको ग्रेच्युटी मिला है 9 लाख रुपए। और जब वह रिटायर हुआ तब का वेतन उसका 30,000 और महंगाई भत्ता मिल रहा था 9,000 रुपये और उसको मकान किराया भत्ता भी मिल रहा था 4,500 रुपये। तो इसकी गणना कैसे करेंगे? अब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं यह व्यक्ति, यानी कि मिस्टर एक्स ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो उसका रूल क्या था कि कार्य का प्रति संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन अथवा वास्तविक में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि और अधिकतम सीमा 20 लाख तक। तो सबसे पहले देखेंगे कार्य का प्रति संपूर्ण वर्ष का वेतन। इसमें क्या होगा, देखेंगे कि उसका वेतन कितना था, यहाँ पे 30,000 रुपये, और महंगाई भत्ता इसमें चाहे सेवा शर्तों के अधीन हो या ना हो उसको लिया जाएगा। तो इसका वेतन था कितना रुपए, 30,000 प्लस इसका 9,000 रुपये, मगर था अपना डीए था, महंगाई भत्ता था इसका, तो ऊपर टोटल 39,000 रुपये। इसका जो मकान किराया भत्ता है वो इसमें शामिल नहीं होगा। अब इसका वेतन है कितना, 39,000 रुपये हुआ। तो 39,000 इंटू कितना साल कार्य किया है और 15 दिन का वेतन, कितना साल कार्य किया है उसने, 33 वर्ष 9 माह। और इसका रूल क्या था कि 33 साल इसने कार्य किया है और उसके बाद 9 माह भी कार्य किया है। तो इसका रूल क्या था कि 33 साल के बाद यदि 6 माह से अधिक कार्य कर लिया तो इस तरफ 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 33 साल 9 माह किया, यानी कि 6 माह से ज्यादा कार्य कर दिया, मतलब यहाँ पे 34 कर दिया जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे कि वह कंपनी में 34 वर्ष कार्य किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 34 वर्ष। टाइम को हम लोग बाद में लिखेंगे, यहाँ पे अभी नहीं। तो 15 दिन का वेतन, 15 मतलब 15 दिन मतलब 15/26। अब 26 क्यों किए हैं, 26 इसीलिए क्यों किया है क्योंकि एक माह में 30 दिन होते हैं, एक माह में 30 दिन होते हैं, पर 30 दिन में से 4 दिन रविवार के लिए छुट्टी मिलता है उसको, मतलब 4 दिन छुट्टी का ही निकल जाता है उसका। 30 दिन जो एक महीना में उसको मिल रहा है उसमें से 4 दिन रविवार से निकल रहा है। तो बचा कितना अपना, 30 दिन में से 4 दिन रविवार का निकल रहा है तो बचा 26 दिन। तो मतलब ना पूरा अपने को 15/30 करना चाहिए, लेकिन इसमें 4 दिन संडे का निकल रहा है तो बचा कितना, 15/26 ही बचा। तो वही है कि आधा माह का वेतन यहाँ पे 15 दिन का वेतन इंटू उसने 34 वर्ष कार्य कर लिया तो कितना होगा यहाँ पे, 39,000 इंटू 15/26 इंटू 34 वर्ष कार्य किया है। तो यहाँ पे निकल रहा है 7,65,000 रुपये यहाँ पे निकल रहा है इसका, 7,65,000 रुपये। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि इसको कंपनी से कितना मिला था, वास्तव में 9 लाख रुपए कंपनी इसको दिए थे, कंपनी से इसको मिल रहा है 9 लाख रुपए।
9 लाख रुपए कंपनी से मिल रहा है इसको, और अधिकतम सीमा तो 20 लाख है। अब देखिए यहाँ पे कि कौन ज़्यादा है, कौन सबसे यहाँ पे कम है, कौन ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो 20 लाख अधिकतम इसका सीमा है कि इससे ज़्यादा छूट इसको नहीं मिल सकता। तो छूट इसमें कौन सा होगा, सबसे कम कौन है यहाँ पे, 7,65,000 कि 9 लाख कि 20 लाख। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 7,65,000 है, सबसे कम है, मतलब यही हम लोगों को छूट मिल जाएगा। ये 7,65,000 ही छूट मिल जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कर मुक्त की राशि जो है हम लोग को पता चल गई कि कर मुक्त कितना है, कर मुक्त राशि कितना है हम लोगों को पता चल गया कि 7,65,000 रुपये सबसे कम है, तो कर मुक्त राशि हम लोग को पता चल गया। अब करोग्य राशि की गणना कैसे करेंगे, करोग्य राशि की गणना हो जाएगा वास्तव में जो प्राप्त हुआ है, वास्तव में जो राशि प्राप्त हुआ है, वास्तव में राशि जो प्राप्त हुआ है माइनस कर देंगे करमुक्त राशि, करमुक्त राशि यानी कि हम लोगों को वास्तव में मिला था 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हम लोगों को वास्तव में मिला था। इसमें से माइनस कर देंगे कितना, यहाँ पे करमुक्त हो गया 7,65,000, यहाँ पे करमुक्त हो गया है 7,65,000 सबसे कम है तो करमुक्त हो गया है, बराबर जितना बच जाएगा अभी 9 लाख में से 7,65,000 अपना करमुक्त हुआ तो बचा 1,35,000 करोग्य हो जाएगा, 1,35,000 रुपये करोग्य हो जाएगा ग्रेच्युटी में। हाँ, अब यदि देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो था यहाँ पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आ रहा था, तब ऐसा हुआ था कि कार्य के प्रति संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन और वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि और अधिकतम सीमा 20 लाख, ऐसे गणना किया तब हम लोग को पता चला कि 7,65,000 सबसे कम है तो करमुक्त हो गया, और 9 लाख रुपए अपने को वास्तव में प्राप्त हो रहा था, दोनों को माइनस किया तो आया कि 1,45,000 करोग्य ग्रेच्युटी की राशि। अब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स था वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आ रहा था, तब ऐसा गणना किए। यदि यहाँ मिस्टर एक्स यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 1972 के अंतर्गत नहीं आता तब कैसा होता, यदि वहाँ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आता तब अलग हो जाता पहला वाला। यहाँ पे 15 दिन का वेतन ही यहाँ पे कार्य के प्रति संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन हो जाएगा, आधा माह का वेतन, आधा माह का वेतन हो जाएगा, और वास्तव में ग्रेच्युटी की राशि जो भी उसको प्राप्त होगा वो रहेगा, और अधिकतम सीमा 20 लाख। देखते हैं इसकी गणना करके अभी। तो सबसे पहला क्या है कि इसका जो मूल वेतन है, वेतन की गणना करने की, वेतन से आशय क्या है, इसमें वेतन से आशय की वेतन आएगा, मूल वेतन जो रहेगा, वेतन है मतलब जब रिटायर हुआ था, रिटायर के पूर्व के 10 माह का औसत वेतन निकालना पड़ेगा। तो जब रिटायर हुआ था 2019 को, उसी के पूर्व पहले का वेतन था उसका 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये उसको वेतन मिल रहा था, ये हो गया वेतन। अब इसमें महंगाई भत्ते को फिलहाल नहीं लिया जाएगा, महंगाई भत्ता तभी लिया जाता है जब सेवा की शर्तों के अंतर्गत महंगाई भत्ता उसको मिल रहा हो तभी, लेकिन यहाँ पे जो है कि महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है, यहाँ पे जो 9,000 महंगाई भत्ता मिल रहा है सेवा के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए महंगाई भत्ता यहाँ पे नहीं लेंगे, और मकान किराया भत्ते को ऐसे ही नहीं लेंगे, मकान किराया भत्ता इसमें नहीं आता है। तो उसका वेतन हो गया 30,000 का 30,000 ही हो गया। अब 10 माह का तो 10 से गुना कर देंगे, 10 माह का हो जाएगा 3 लाख रुपए उसका, एक महीना 30,000 तो 10 महीने का 3 लाख रुपए उसको मिल रहा है वेतन। अब यहाँ पे गणना करेंगे कार्य के प्रति संपूर्ण वर्ष के आधे माह का वेतन, तो हम लोग यहाँ पे औसत वेतन निकाल लिए कि औसत वेतन एक माह में 30,000 तो 10 माह में 3 लाख, 3 लाख रुपए, तो इसका औसत निकालेंगे 3 लाख का, 3 लाख का औसत निकालेंगे, वही आएगा 30,000, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्य का प्रति उसका वेतन था 30,000, 10 माह का औसत निकाले तो इनटू आधे माह का तो 1/2 आधा माह, और कितने का कार्य का प्रति संपूर्ण वर्ष, संपूर्ण वर्ष यहाँ पे 30 साल 9 माह कार्य किया है। अब यह व्यक्ति
भुगतान के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है, तब ये 9 माह छोड़ दिया जाएगा। अभी कायदे के मतलब अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो 9 माह छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ 33 वर्ष मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे 33 वर्ष आ जाएगा। देखते हैं इसका भी 30,000 इंटू 1/2 इंटू 33 साल कायदे किया है तो 4,95,000 रुपये इसका निकल रहा है। और वास्तव में प्राप्त ग्रेचुइटी की राशि तो 9 लाख रुपए था, 9 लाख रुपए, और अधिकतम सीमा 20 लाख। अब यहाँ पे सबसे कौन दिख रहा है? सबसे कम 4,95,000 ही दिख रहा है, मतलब यही कर से छूट हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। कर मुक्त राशि 4,95,000 ही हो जाएगा। तो कर योग्य राशि कितना होगा? वास्तव में जो प्राप्त हुआ है 9 लाख माइनस 4,95,000 रुपए कर मुक्त राशि। तो प्राप्त में से कर मुक्त घटा देंगे तो बच जाएगा कर योग्य राशि 9 लाख माइनस 4,95,000 बच गया 4,05,000 रुपए। यहाँ पे 4,05,000 रुपए यहाँ पे कर योग्य हो जाएगा। 4,05,000 रुपए ग्रेचुइटी का कर योग्य हो जाएगा। तो आपने अभी देख लिया कि जब वह ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है तब कैसा होता है, और जब वह भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता तब कैसा होता है। एक ही चीज में चेंज होता है, पहला कंडीशन, बाकी दोनों तो सेम ही रहता है, वास्तविक प्राप्त ग्रेचुइटी और अधिकतम 20 लाख। एक ही में चेंज होता है, इसी में हल्का सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अब गड़बड़ और नहीं होगा। तो कार्य के प्रति क्या है कि कार्य के प्रति संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन, कब? जब ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तब आधे माह का वेतन लिया जाता है। और आधे माह का वेतन की गणना करने के लिए देखते हैं कि वो रिटायर कब हुआ था, उससे पूर्व के 10 माह के वेतन के औसत के बराबर है, औसत वेतन के आधार पर लिया जाता है। और जितने साल उसने कार्य किए हैं उसको लिया जाएगा। और यदि वहाँ यहाँ पे 33 साल 9 माह कार्य किए तो 9 माह को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। और उसमें जो ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उसके लिए 9 माह यहाँ पे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उसके लिए 6 माह से यदि अधिक हो गया तो उसको 1 साल और बढ़ा के लेते हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आते हैं, यदि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 39,000 डीए मिला के इंटू 15/26 इंटू 34 साल कर देते तो यहाँ पे आ जाता 39,000 इंटू 15/26 इंटू 34 वर्ष करते तो 7,65,000 रुपये यहाँ पे आ जाता। बस एक ही चीज में फर्क है, बाकी तो दोनों सेम है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने पर कैसे गणना करेंगे, और यदि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो कैसे गणना करेंगे।